हैं अंबेडकर जयंती के बारे में, अंबेडकर जी के महत्व के बारे में, उनके जीवन के 130 साल के इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या क्या चीजें ऐसी पाई थी जो आज भी एज इट इज यथार्थ हैं। तमाम बातों की आज चर्चा की जाएगी। हर बात को बहुत ही तथ्यात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपके साथ साझा किए जाएंगे जिन्हें मैं आपके साथ इस क्लास के तुरंत बाद भी शेयर करूंगा, क्योंकि उन तथ्यों के साथ में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां आज पता चलने वाली हैं जो शायद आपको ना पता हो, और अगर उनको पता कर लेते हैं तो डेफिनेटली तय मानिएगा कि ये पूरी की पूरी नॉलेज आपके परीक्षा में भी एज इट इज उपयोग में आएगी। चलिए साथियों, तो चर्चा करते हैं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जयंती 2021 के बारे में। भारत के संविधान निर्माता यानी कि जो मेन जो आपके संविधान के निर्माता व्यक्ति रहे, उनके बारे में आज का ये पूरा सेशन समर्पित है। कुछ तथ्यात्मक बातों से शुरुआत की जाएगी। इवन मैं ये कहूंगा कि मैं आज इतने सारे तथ्य इनके बारे में बताने वाला हूं कि ये पूरी की पूरी क्लास तथ्य बेस्ड क्लास होने वाली है, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी अतिरिक्त बोलना इनके लिए ही मतलब अपने आप में एक वो बात हो जाएगी कि किसी सूरज को चांद दिखाने जैसा हो जाएगा या सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है मऊ नाम से, वहां पर इनका जन्म हुआ था और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान हुआ करते थे। एक निम्न जाति की क्लास में इनका जन्म हुआ था। महार जाति से ये बिलोंग करते थे जहां इनका जन्म हुआ था, और ये इस कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित थे, क्योंकि इनको कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस देखने मिले थे। लेकिन ये पढ़ने में बहुत ज्यादा स्कॉलर थे। स्कॉलर होने की वजह से इनके बारे में जितनी भी पढ़ाई से संबंधित जानकारियां हैं वो हम आपको यहाँ पर साझा किए देखते हैं। एक बार आप यहाँ पर उनके द्वारा प्राप्त की गई जो जानकारियां हैं या जो डिग्रियां हैं उन्हें आप एक बार के लिए यहां देखिए। इसमें बहुत सारी डिग्रियां नहीं दिखाई गई हैं, अंत में एक ही जगह उन डिग्रियों का नाम लिख दिया गया है। तो एक बार के लिए इनकी बेसिक एजुकेशन के बारे में जान लीजिए। मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, गला थोड़ा खराब है, बातें तेज नहीं निकल पाएंगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपके साथ इस पूरे सेशन को कंप्लीट करूंगा। साथियों, इनकी एलिमेंट्री एजुकेशन महाराष्ट्र में ही सतारा नामक जगह से 1902 में कंप्लीट हुई थी, महज जब 13 साल के थे। इसके बाद मैट्रिकुलेशन 1907 में एल्फिंस्टन स्कूल से कंप्लीट हुई। इंटर जो है वो 1909 में ही एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से कंप्लीट हुई। बीए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, एमए जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से कंप्लीट हुई। इसके बाद में पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इस प्रकार से अगर आप देखते चलें तो यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ दिख रही है वो एमएससी की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, जिस जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी तथ्यात्मक बातें भी हैं जिन्हें मैं यहाँ पर अगर एक स्लाइड के माध्यम से समझाऊं तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली बातें होंगी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हम अक्सर जब इनकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माता थे ये, लेकिन इसके अतिरिक्त जिन चीजों को आप बहुत ज्यादा जानते हैं उनमें नाम है साथियों आरबीआई का। तो जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो साथियों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर भारत में आरबीआई का गठन हुआ था, लेकिन हिल्टन यंग कमीशन को आरबीआई की सलाह देने वाले जो व्यक्ति थे वो भीमराव अंबेडकर ही थे। इस तथ्य को आप अतिरिक्त रूप से जान सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, इनकी 2 बार शादी हुई थी। पहली बार जब शादी हुई तो रमाबाई इनकी पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी इनकी शारदा कबीर थी। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने फैक्ट्री में लोगों को काम करने के जो आवर्स थे उन्हें 14 घंटे से घटा करके 8 घंटे करने के लिए मिशन चलाया था। बहुत सारे प्रमुख फैक्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। जब भारत देश आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत के कानून मंत्री बनाए गए। इसके पश्चात मेरे प्यारे साथियों ये 29 अगस्त को चेयरमैन नियुक्त किए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि भारत का संविधान बनाने के लिए बैठाई गई थी। इसके साथ साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए डिस्क्राइब किया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे साथियों, संविधान के लिए इनकी जो व्याख्या थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपको एक तथ्य इनके बारे में पता होनी चाहिए, जो इनकी बहुत ज्यादा बड़ी एक कोटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये कहा करते थे, आई वॉन्ट ऑल पीपल टू बी इंडियन फर्स्ट। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि वो पहले भारतीय हूं, इंडियन लास्ट हूं, यानी अंत में भी वो भारतीय हों,
और नथिंग एल्स बट इंडियन हो। नथिंग एल्स बट इंडियन मतलब भारतीय होने के अलावा वो कुछ भी ना हो। अर्थात ये है कि इनका ये जो कथन है भारतवासियों के लिए, ये भारत में व्याप्त जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ग व्यवस्था थी, जो क्षेत्रवाद था, उन सबसे परे निकल करके इन्होंने एक संगठित भारत की कल्पना की थी। और उस कल्पना में इनके द्वारा जो वक्तव्य उपयोग में लिया गया था कि मैं भारतवासियों के लिए चाहता हूं कि उनकी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में हो। जब उनसे पहली बार जानकारी ली जाए, जब उनसे अंतिम बार भी जानकारी ली जाए, तब भी वो अपने बारे में केवल यही जानकारी दें कि वो भारतीय हैं। यानी उनके पास अपनी पहचान के रूप में इंडियन होने के अलावा कोई और पहचान ना हो, क्योंकि पहचान विभेद क्रिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, डिफरेंसेस क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस बहुत बड़ी थीम है, इसकी बहुत बड़ी गहराई है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। साथियों, जब हम बात करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय पर 1930 से 32 के बीच में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहे थे, तो 30 से 32 के बीच में 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। और उन 3 बार की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को, जिन्हें आप गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उन गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के बाद में जब 1935 के अंदर एक्ट बनकर के आया था, तो उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था किया जाना, प्रस्तावित किया जाना था। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में असल मांग जो थी वो ये थी कि जिस प्रकार से मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर अंग्रेजों ने सबसे पहले मुस्लिमों को, उसके बाद सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ है, वैसे ही दलितों के लिए भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी ने डिमांड करी कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका अर्थ होता है कि जो जिस जाति का व्यक्ति है, अगर हमने कहा कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए, इसका मतलब हुआ कि दलित अपना ही प्रतिनिधि स्वयं नियुक्त करेगा। अगर मुस्लिम को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो वो खुद के द्वारा ही खुद को वोट देगा, अर्थात वो मुसलमान है तो मुसलमान को ही वोट देगा। दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था। इस बात को गांधी जी ने जो है मतलब नहीं स्वीकारा, और इसके चलते गांधी जी के द्वारा यरवड़ा जेल में भूख हड़ताल कर दी गई, जिसके चलते गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते अंबेडकर जी ने कहा कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं मांगेंगे, यानी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति को नहीं मानेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में मेरे प्यारे साथियों गांधी जी ने जेल से बाहर निकल के हरिजन के उत्थान का कार्य करना शुरू किया। और उनका मत था कि एक बार के लिए भारत के अंदर जाति व्यवस्था को इस प्रकार से दूर किया जाए कि हर जाति का अपना एक कार्य है, लेकिन उस कार्य को सम्मानित कर दिया जाए। तो इसके लिए गांधी जी ने हरिजन सुधार कार्य किया, हरिजनों के उत्थान के कार्य किए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बीच में मतलब एंगल आता है, जहां पर अक्सर ये बात पूछी जाती है गांधी जी वर्सेस अंबेडकर कि इन दोनों के बीच में क्या क्या ऑप्शंस थे, है ना। ऐसे ही कहा जाता है साथियों कि जब गांधी जी से सजेशन लिया गया था कि आप किसे चाहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अधीनता में बनाई जाए, तो कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड किसे बनाया जाए, इसका निर्णय भी गांधी जी ने अंबेडकर जी को ही दिया था कि आप ही ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। आगे चल के उन तथ्यों के बारे में और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहां से आगे हम बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में 1 अप्रैल 1935 को बन के आई थी, असल में इसका निर्माण या इसकी स्थापना जो होना था वो इन्हीं के सजेशन से हुआ था, जब इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को अपनी सिफारिशें दी थी। साथियों हम लोग जो हाल ही में तिरंगा देखते हैं उसके मध्य में एक अशोक चक्र लगा हुआ है, वो भी इन्हीं के सजेशन से उस झंडे के बीच में आया हुआ है ना, एक चक्र लगा हुआ है अगर आपने देखा हुआ हो। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं जो इनके पॉलिटिकल कैरियर से संबंधित हैं। बाबा साहेब 1952 के अंदर इंडियन जनरल इलेक्शन के अंदर खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस से वो चुनाव हार गए थे। अंबेडकर जी को राज्यसभा के माध्यम से अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने लोकसभा में जाने का फिर से प्रयास किया और 1954 में फिर एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद में सेकंड जनरल इलेक्शन होने थे 1957 में, लेकिन तब तक उनका देहांत यानी कि स्वर्गवास हो चुका था। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों
ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कुछ तथ्यात्मक जानकारियां थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके इन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। साथियों, हमारे सिलेबस के हिसाब से ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख किताबें लिखी गई थी। इन किताबों में आपके सामने बहुत सारी किताबों की यहां लिस्ट है, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये वो किताब है जिसके बारे में हाल ही के अंदर, अगर आपको मालूम हो, तो जब नोटबंदी की सिफारिशें आई थी तब मोदी जी ने भी कोट किया था कि अंबेडकर जी भी चाहते थे कि नोटबंदी जैसी कोई चीज हुआ करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनका मानना था कि अगर कहीं देश में करप्शन ज्यादा हो जाए या फिर ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा ऐसी करेंसी देश में चली आए जिसको निकालना जरूरी हो, तो उसके लिए नोटबंदी एक सलाह है। अमर्त्य सेन भी अपने द्वारा इन्हीं को अपना हेड मानते हैं, यानी अमर्त्य सेन भी मानते हैं कि उनका जो नॉलेज का सोर्स है वो अंबेडकर जी ही हैं, ठीक है ना। अमर्त्य सेन जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राप्त किया है। इसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल, इसके अलावा यहाँ पर एलिनेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारी की सारी किताबें हैं साथियों। ये मैं आपको यहाँ से निकाल करके इसके लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी पर, अंकित अवस्थी सर पर शेयर कर दूंगा। साथियों, बात की जाए कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो इनके मिले हुए पुरस्कार में बोधिसत्व 1956, भारत रत्न मरणोपरांत 1990 में, फर्स्ट कोलंबिया अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 का अवार्ड, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 का अवार्ड इनको दिया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपने अंत समय में बहुत सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद में बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो बहुत ज्यादा रोचक हैं और शायद आपको वो फैक्ट्स पहली बार पता चले। जैसे सबसे पहला फैक्ट ये है मेरे प्यारे साथियों कि बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ये वो तथ्य है जिन्हें आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा, ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई लगाई हुई है। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने वाले श्री भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य सेन हैं, वो अपना गुरु, अपना आदर्श जिन्हें मानते हैं वो अंबेडकर जी ही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए मेरे प्यारे साथियों बाबा साहेब ने 50 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया था और उस विभाजन के प्रस्ताव को 2000 के बाद में, वर्ष 2000 के बाद में मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में बदल दिया गया था। यानी कि जब ये थे उस समय इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का भी विभाजन होना चाहिए, बिहार का भी विभाजन होना चाहिए। उनका उस समय का प्रस्ताव इंप्लीमेंट होते होते वर्ष 2000 चला आया था। इसी प्रकार से बाबा साहेब की जो निजी लाइब्रेरी है वो राजगीर में स्थित है, जिसमें 50,000 से अधिक किताबें रखी हुई हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती है, निजी लाइब्रेरी, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने लिए बनाई गई हो। बाबा साहेब ने 64 विषय में मास्टर किया था। देखिए ये तथ्य है जो मैं दिखा नहीं पाया उस टेबल में क्योंकि पॉसिबल नहीं था। 64 विषय में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साथियों इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ जो जगहों में कंसीडर की जाने वाली जगह है दैट इज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें जब इन्होंने पढ़ाई करी तो 2 साल 3 महीने में इन्होंने उतनी पढ़ाई कर ली जितनी लोग 8 साल में पढ़ाई करते हैं। यानी कि इनके द्वारा 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की गई, जिसके लिए इन्हें रोजाना 21 घंटे पढ़ना पड़ा। साथ में मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह भी जानने की आवश्यकता है कि डॉक्टर ऑफ साइंस से इनको नवाजा गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। इन्होंने ऐसा करने वाले, ये लंदन ऑफ स्कूल से इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। इकोनॉमिक्स के केस में ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट मानी जाती है जहां से इन्होंने शिक्षा हासिल की। इसके साथ साथ एक तथ्य और जान लीजिए, दुनिया भर में ये इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर अब तक सबसे ज्यादा गीत
लिखे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सभी फैक्ट्स पहली बार पता चल रहे होंगे, और अगर पहली बार नहीं है तो रोचक जरूर लग रहे होंगे। इसी के साथ साथ मैं ये सारी बातें तो आपको बता चुका हूं। बाबा साहेब अंबेडकर वर्तमान में चारों तरफ चर्चा में हो रही जो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी है, इसके लिए इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, रुपया की समस्या, इसका मूल और उसका समाधान। उस पुस्तक में इन्होंने इस बात को सजेस्ट किया था, जिसको कि वर्तमान में जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया तो इस शब्द को कोट भी किया था दुनिया भर में। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक अच्छे चित्रकार भी थे। कहते हैं कि दुनिया भर में गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं वो सभी बंद आंखों वाली हैं। इनके द्वारा जो डिजाइन करके जो पेंटिंग बनाई गई उसमें गौतम बुद्ध को खुली आंखों वाला दिखाया गया है, यानी इन्होंने मतलब गौतम बुद्ध की जो आंखें बनाई उसमें उनकी आंखें खोल करके बनाई हुई हैं। इसी के साथ साथ यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कुल मिलाकर के 2,67,584 शब्द बोले थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 284 सदस्यों की जो संविधान सभा बनी थी, भारत का संविधान निर्माण कर रही थी, जब डिबेट्स होती थी तो उसमें 2,67,584 शब्द बोलने वाले अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने कुल शब्दों का 8%, यानी कि जितने यहां पर शब्द बोले गए थे उसका 8% इकलौते इनके द्वारा बोले गए थे। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि होपफुली आप लोगों को पहली बार